मॉर्निंग क्लास। देखिए ये लेसन चल रहा था जूझ लेसन चल रहा था, तो वो करीब करीब थोड़ा सा रह गया है, आप उसको समझ लीजिए, फिर उसके हम आपको क्वेश्चन आंसर करा देते हैं। ठीक है बेटा। तो देखिए जूझ जो है, कहते हैं कि उसमें बताया गया है कि एक बच्चा जो है वो पढ़ाई के लिए कितना जूझता है, मतलब वो पढ़ना चाहता है, लेकिन उसके घर वाले जो हैं उसको पढ़ाते नहीं हैं, है ना। घर वाले जो हैं उसको मतलब पढ़ने नहीं देते हैं। तो कहते हैं पढ़ाई लिखाई से कोई फ़ायदा नहीं होता है, कम पढ़ाया जाए तभी बच्चे अच्छे होते हैं, और उसको घर के कामों में लगा देता है। लेकिन वो बच्चा फिर भी बहुत कुछ करके बहुत जूझता है, जूझ मीन्स होता है बहुत संघर्ष करके, बहुत सारा संघर्ष करके धीरे धीरे वो पढ़ाई की तरफ मतलब अपने माँ बाप को मना लेता है। तो कहते हैं ये देखिए मास्टर जो थे सोंडेलकर मास्टर मराठी पढ़ाने आते थे। पढ़ाते समय वे स्वयं रम जाते थे। विशेषतः वे कविता बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते थे। सुरीला गला, छंद की बढ़िया चाल और उनके साथ ही रसिकता थी उनके पास। पुरानी नई मराठी कविताओं के साथ साथ उन्हें अनेक अंग्रेजी कविताएं भी कंठस्थ थी। मतलब कंठस्थ थी मतलब उन्हें बहुत सारी कविताएं भी याद थी। अनेक छंदों की लय, गति और ताल उन्हें अच्छी तरह आती थी। पहले वे एक आध कविता गा करके सुनाते, फिर बैठे बैठे अभिनय के साथ कविता का भाव वे ग्रहण करते थे। उसी भाव की किसी अन्य राज्य का कवि की कविता भी सुनाकर दिखाते। मतलब ठीक उसी प्रकार से जैसे भाव सामने होता है, उसी प्रकार की किसी दूसरे कवि की भी वो कविता कविता पढ़ करके सुनाते थे। बीच में ही कवि यशवंत बोरकर और तांबे, गिरीश, केशव कुमार आदि के साथ अपनी मुलाकात के संस्मरण भी सुनाते, जो उन्हें याद रहते थे। इन कवियों के साथ में हमारी इन कवियों के साथ में मतलब हमारी मुलाकात हुई है। वे स्वयं भी कविता करते थे। याद आ गई तो वे अपनी एक आध कविता भी सुनत कविता जो थे वो सुना भी देते थे। ये सब सुनते हुए अनुभव करते हुए मुझे अपना भान ही नहीं रहता था। भान मतलब मुझे अपने को सुदबुद्ध ही नहीं रहती थी। मैं अपनी आँखों और कानों में प्राणों की सारी शक्ति लगाकर दम रोककर मास्टर के हाव भाव, ध्वनि, गति, चाल और रस पीता रहता। ठीक सुबह शाम खेत पर पानी लगाते हुए या ढोर चराते हुए, ढोर मीन्स होता है जानवर, चराते हुए अकेले में खुले गले से वे सारी कविताएं मास्टर के ही हाव भाव, गति, यति, आरोह अवरोह मतलब आवाज़ को ऊंचा करना, फिर आवाज़ को नीचे करना, गति मतलब गति और लय के साथ में गाते हुए गाते थे। मास्टर जिस प्रकार बैठे बैठे ही अभिनय करते थे, मैं पानी लगाते लगाते वैसा ही अभिनय किया करता था। क्यारियाँ पानी से कब भर रही हैं इसका मुझे याद ही मतलब ध्यान भी नहीं रहता, आभास भी नहीं हो पाता था। मास्टर की चार पर दूसरी कविताएं भी पढ़ी जा सकती हैं, इसका पता भी मुझे उसी समय चला। इन कविताओं के साथ खेलते हुए मुझे दो बड़ी शक्तियाँ प्राप्त हो गई। क्या? पहले ढोल चलाते हुए, पानी लगाते हुए, दूसरे काम करते हुए अकेलापन जो था बहुत खटकता था, लेकिन किसी के साथ बोलते हुए, गपशप करते हुए, हंसी मजाक करते हुए काम करना अच्छा लगता था। हमेशा कोई ना कोई साथ में होना जरूर चाहिए, ऐसा लगता था। लेकिन अब अकेलेपन से कोई भी ऊब नहीं होती है। मैं अपने आप से ही खेलने लगा। उल्टा अब तो ऐसा लगने लगा कि जितना अकेला रहूं उतना ही अच्छा। इस कारण कविता ऊंची आवाज़ में गाई जा सकेगी, किसी भी तरह का अभिनय किया जा सकेगा। कविता गाते गाते थुई थुई करके नाचा जा सकता था। मैं सचमुच ही नाचने लगा। मैंने अनेक कविताओं को अपने खुद की चाल में गाना शुरू कर दिया। अनंत काड़ेकर की कविता, जिसकी पहली पंक्ति इस प्रकार है, चांदनी रात पर पसरते पाड़री गया धरड़ी गई, को मैंने मास्टर की चाल से अलग अपनी चाल में बनाकर गाई। यह चाल एक सिनेमा के गाने के आधार पर थी। वह गाना केशव करड़ी जाति नामक छंद में था। उस कविता को मैं मास्टर की अपेक्षा ज़्यादा अभिनय के साथ गाता था। चेहरे पर कविता के भाव पैदा करना एक प्रधान होता है। प्रयत्न मतलब क्या कहते हैं, चेहरे पर कविता के भाव पैदा करने का वह प्रयत्न करता। मास्टर को मेरा प्रयत्न इतना अच्छा लगा कि उन्होंने मुझे छठी सातवीं कक्षा के सभी लड़कों के सामने मुझे बुलाकर गवाया। मतलब
उनसे गाना गवाया गया। पाठशाला के एक समारोह में भी उसे गवाया। इसके कारण मुझे लगा कि मेरे कुछ नए पंख निकल आए। तो मास्टर स्वयं कविता करते थे। अनेक मराठी कवियों के काव्य संग्रह उनके घर में थे। उन कवियों के चरित्र, उनके संस्मरण बताया करते थे। संस्मरण मतलब जो यादगार पल होते हैं। इसके कारण ये कवि लोग मुझे आदमी ही कहने लगे थे। खुद सौंदेलकर मास्टर कवि थे, इसलिए यह विश्वास हुआ कि कभी भी उनके जैसा ही जादू, कभी भी अपने जैसा ही एक हाड़ मांस का, क्रोध और लोभ का मनुष्य ही होता है। वो पहले समझते थे कि कभी कोई और होता है, तो मनुष्य ही होता है। मुझे भी लगा कि मैं भी कविता कर सकता हूँ। मास्टर के दरवाजे पर छाई हुई मालती की बेल पर मास्टर ने एक कविता लिखी थी। वह कविता और वह लता मैंने दोनों ही रख ली। इसके कारण मुझे लगता था कि अपने आसपास, अपने गांव में, अपने खेतों में कितने ही ऐसे दृश्य हैं जिन पर मैं कविता बना सकता हूँ। यह सब कुछ अनजाने में ही होता रहता था। भैंस चराते चराते मैं फसलों पर, जंगली फूलों पर तुकबंदी करने लगा। उन्हें जोर से गुनगुनाता भी था और मास्टर को दिखाने भी लगा। कविता लिखने के लिए खीसा में कागज और पेंसिल रखने लगा। कभी वह न होते तो लकड़ी के छोटे टुकड़े से भैंस की पीठ पर रेखा चित्र लिखता था। पत्थर की शिला पर कंकड़ में लिख लेता। जब कंठस्थ हो जाती तो उसे पोंछ देता था। किसी रविवार के दिन एक आध कविता बन जाती तो सोमवार के दिन वह जाकर के मास्टर को दिखाता था। बहुत बार तो सवेरा होने तक का धीरज ही छूट जाता। ऐसे लगता कि जैसे रात जो है बहुत लंबी हो गई है और मैं रात को ही मास्टर के घर जाकर कविता लिखा। वे उसे देखते और शाबाशी देते। और फिर कभी कभी तो कविता के शास्त्र पर एक पूरी महफिल ही जम जाती। बोलते बोलते मास्टर बताते कवि की भाषा कैसी होनी चाहिए, संस्कृत भाषा का उपयोग कविता के लिए किस तरह का होता है ना, छंद की जाति हम कैसे पहचानें, उसका लय और क्रम कैसा होता है, कवि को शुद्ध लेखन करना क्यों जरूरी होता है, शुद्ध लेखन के नियम क्या हैं, आदि अनेक विषयों पर वे सहज बातें बताते रहते। मुझे उनके प्रति अपनापा अनुभव होता। मुझे पुस्तक देते, अलग अलग प्रकार की कविता संग्रह देते। उन्होंने कई नई तरह की कविताएं सुनाई तो लगा कि मैं इस धरती पर कविता बनाऊं। फिर तो सारे दिन उस दिशा में मेरी कोशिश रहती। इन बातों से मैं सौंदेलकर मास्टर के बहुत नज़दीक पहुंच गया। मास्टर जी के बहुत नज़दीक पहुंच गया और जाने अनजाने मेरी मराठी भाषा सुधरने लगी। उस लिखते समय में मैं बहुत सचेत रहने लगा। अलंकार, छंद, लय आदि को मैं सूक्ष्मता से देखने लगा। शब्दों का नशा मेरे ऊपर चढ़ने लगा और ऐसा लगने लगा कि मन में कोई मधुर बाजा जो है बजता रहता है। मेरे अंदर कुछ इस प्रकार का है जो मुझे लिखने की ओर उन्मुख करता है कि इसको तुम लिखो, है ना, तो इसको तुम लिखो, इसके लिखने की ओर उन्मुख करता रहता है। तो ये जो था जूझ जो है, ये कहानी जो है, ये जो लेख है, ये इसका अनुवाद केशव प्रथमवीर ने किया है। केशव प्रथमवीर अनुवाद किया गया, केशव प्रथमवीर, और इसके लेखक हैं अनंत यादव। अब देखिएगा इसके लास्ट में क्वेश्चन कहता है, जूझ शीर्षक के औचित्य पर विचार करते हुए यह स्पष्ट करें कि आपको क्या यह शीर्षक कथानायक की किसी केंद्रीय चारित्रिक विशेषता को उजागर करता है, कि किसी केंद्रीय चारित्रिक विशेषता को उजागर करता है। तो जूझ जो है, कहते हैं प्रस्तुत शीर्षक किसी भी रचना के मुख्य भाव को व्यक्त करता है। जूझ का अर्थ होता है, जूझ का अर्थ क्या होता है? जूझ का अर्थ होता है संघर्ष करना। इसमें कथानायक आनंद यादव जी ने पाठशाला जाने के लिए बहुत संघर्ष किया।
आनंद के पिता ने उसे स्कूल जाने से मना कर दिया। लेकिन पढ़ने की तीव्र इच्छा ने उसे जीवन का लेकिन पढ़ने की तीव्र इच्छा ने उसे उसके जीवन का एक उद्देश्य बना दिया। उसने विद्यालय जाने के लिए पिता की जो शर्तें मानी, और मतलब पिता की उसने शर्तें भी मान ली और उनका उसने पालन पोषण भी किया। वह विद्यालय जाने से पहले खेतों में पानी देता, ढोर चराने को ले जाता था। उसके पिता ने उसका पाठशाला जाना बंद करवा दिया। किंतु उसने हिम्मत न हारी और पूरे आत्मविश्वास के साथ योजनाबद्ध तरीके से वो आगे बढ़ा। योजनाबद्ध तरीके से कैसे? जो वो जाता है उसके पास में जाता है और उसको बताता है सारी बात। माँ और बेटा दोनों जाते हैं और फिर उसके पिता को बुलाया जाता है। तो मतलब जो उन्होंने योजना बनाई और उनके पिता को वहाँ पर भेज दिया और उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको समझाया। तो पिताजी ने वो बात मान ली, लेकिन उन्होंने ये शर्तें रखी कि आप तुम क्या करोगे, पानी लगाओगे, ढोर चराओगे। तो जो भी उन्होंने शर्तें रखी वो उसने मान ली और पूरे आत्मविश्वास के साथ में और योजनाबद्ध तरीके से वो आगे बढ़ चला और आगे बढ़ गया। आनंदा ने मास्टर से प्रभावित होकर के काव्य में रुचि लेना आरंभ कर दिया और उसके आगे बढ़ने की लालसा, उसकी वचनबद्धता, जो उसने वचन दिया था, वचनबद्धता, आत्मविश्वास, कर्मठता और कविता के प्रति झुकाव आदि चारित्रिक विशेषताएं उनकी लिखने को प्राप्त होती हैं। तो कहते हैं, देखिए लिखा है, दूर शीर्षक पर विचार कि क्या यह शीर्षक केंद्रीय चारित्रिक विशेषता को उजागर करता है? बिल्कुल करता है। केंद्रीय चारित्रिक विशेषताओं को उजागर करता है। मतलब उसमें आगे बढ़ने की लालसा है। किसमें? बच्चे में। उसमें आगे बढ़ने की लालसा है, वचनबद्धता है, अपने वचन का पालन करता है, वो आत्मविश्वासी है, उसमें कर्मठता है और कर्तव्य कविता के प्रति उसका झुकाव है। सौंदर्य के साथ में करके उसका कविता के प्रति झुकाव भी उत्पन्न हो गया। ये उनकी चारित्रिक विशेषताओं को उजागर करता है। ठीक, अब देखिएगा सेकंड क्वेश्चन लिखा है, स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हो गया? स्वयं कविता लिखना है, हमको भी कविता लिखना है। तो कहते हैं, लेखक को मराठी का अध्यापक बड़े आनंद से पढ़ाता था। मराठी पढ़ाने आते थे, मास्टर जी मराठी पढ़ाने आते थे, सौंदेकर मराठी पढ़ाने के लिए आते थे। तो वे क्या करते थे, वे अपने भाव और लय के साथ में कविताओं का पाठ किया करते थे। कई बार ऐसा होता था कि वो जो और कवि हैं उनकी कविताएं पढ़ करके उन्हें सुनाते और बैठे बैठे वो अभिनय भी किया करते थे। और कुछ कविताएं उन्होंने खुद से भी लिखी और उसका भी वो अभिनय किया करते थे। उसको देख देख करके वो बच्चा जाके मतलब खेतों में जा करके भी वो अभिनय करने लग गया। खेतों में जाकर के अभिनय करने लग गया और इतना सुंदर अभिनय करने लग गया, क्योंकि आसपास तो कोई था नहीं। तो वो मतलब बहुत अच्छे तरीके से काम करते करते वो क्या करता, खेतों में जाता था और भैंसे चराता, खेतों में पानी देने का काम वो करता। तो कभी वो सोचता था कि अकेले ये काम नहीं हो सकता है, लेकिन क्या, जब वो भैंसे चराता और पानी आने देता, खेतों में जाकर के काम करता, तो वह कविता गाने लगता, कविता बोलता और बैठ के भैंसों को भी चराता। उस समय उसे ऐसा लगने लगा कि मैं अकेला ही सबसे अच्छा हूँ, मतलब हमें किसी दूसरे की ज़रूरत ही नहीं है। कविताओं में मगन हो जाता और धीरे धीरे क्या हो गया, उसने अपनी कविता लिखनी आरंभ कर दी। जब कविता लिखनी उसने आरंभ कर दी तो उसने जाकर के मतलब वो जाकर के जो मराठी पढ़ाते थे मास्टर साहब, उनको जाकर के दिखाता। कभी कभी तो वो रात सवेरा होने का ध्यान भी नहीं रख पाता था, तो रात में ही चला जाता मास्टर जी को कविताएँ दिखाने के लिए। और मास्टर जी ने उसे बताया कि कविताओं में छंद और लय, मतलब ऊंची आवाज़, आरोह अवरोह का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो इन सब बातों के करते हुए वह अपनी सारी कविताएं मराठी के अध्यापक को दिखाता, ताकि उसकी सारी कमियां ठीक है, ताकि उसकी सारी कमियां वो दूर करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, कविता के प्रति लगाव। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है,
मतलब थर्ड क्वेश्चन नहीं है, फोर्थ क्वेश्चन में आइए। कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव आ गया। लेखक के प्रति धारणा में मतलब ये बदलाव आया कि जब लेखक को कविता के प्रति कोई लगाव नहीं था, तो उसे जो था अपना अकेलापन जो था वो खाने को दौड़ता था। वो कहता था इसी अकेलेपन में जो अकेलापन था उसके मन में निराशा की भावना पैदा हो गई। इसी कारण वह अपने जीवन के प्रति निर्मोही हो गया था। लेकिन जब उसका लगाव कविता के प्रति हुआ तो उसकी धारणा जो थी एकदम बदल गई। उसे अकेलापन जो था अच्छा लगने लगा। वह चाहता था कि कोई उसे कविता रचते समय ना टोके। वास्तव में कविता के प्रति लगाव होने के बाद लेखक के लिए अकेलापन जरूरी हो गया था। इसी अकेलेपन में कविता रचा करता था। कहते हैं जब लेखक को कविता के प्रति कोई लगाव नहीं था तो उसे अकेलापन जो था खाने को दौड़ता था। वो कहता था कि अकेलेपन के साथ में कोई पास में होना चाहिए। लेकिन क्या हो गया, जब उसका कविता के प्रति लगाव उत्पन्न हो गया, अभी मैंने बताया कविता के प्रति लगाव उत्पन्न हो गया, तो और वो जाकर के खुद स्वयं कविता बनाने लगा। मतलब खेतों में जाता था, काम करता था और वो अपने हाव भाव अपना अभिनय स्वयं करने लगा। और वो सोचता था कि इन सब मतलब ये जो बेल पत्तियाँ पेड़ पौधे सुंदर लगे हुए हैं, इनके ऊपर तो कविता बनाई जा सकती है। और जब वो स्वयं कविता बनाने लगा तो वो चाहता था कि हाँ मुझे आकर के बीच में कोई भी ना टूटे। और वो अकेलेपन में मतलब अपने खेतों में जाकर के अपनी कविता रचता और बैठ के उसका अभिनय करता और उसको मतलब लय और ताल के साथ में आरोह अवरोह के साथ में वो उसे गाता था। और इसी पर अकेलेपन में जो लिखा अकेलेपन की धारणा में क्या बदलाव आ गया। अकेलेपन की धारणा में ये बदलाव आया कि वो कविता रचने मतलब वो चाहता था कि कविता करते समय उसे कोई ना टोके। वास्तव में कविता के प्रति लगाव होने के कारण लेखक के लिए अकेलापन जो था जरूरी हो गया था। और इसी अकेलेपन में उसने क्या किया, उसने अपनी कविताओं को रचना आरंभ कर। उसमें ये बदलाव आ गया कि वो मतलब जो चाहता था कि हम साथ में रहें, तो वो चाहता था कि हम अकेले ही रहें। अब देखिए लिखा है आपके ख्याल से पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ताजी राव का रवैया सही था या गलत। या देखिए दत्ताजी राव का रवैया सही था या लेखक के पिता का। तर्क सहित उत्तर देना है। लेखक के पिता का मतलब दत्ताजी राव का रवैया सही था या लेखक के पिता का रवैया सही था। दोनों में से क्या सही है पढ़ाई लिखाई के बारे में। तो देखिएगा कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक का रवैया सही था। पढ़ाई लिखाई के बारे में इसमें लिखा है रवैया दत्ताजी राव का रवैया सही था या लेखक के पिता का। तो पढ़ाई लिखाई के संबंध में वास्तव में लेखक का रवैया सही था। लेखक का दृष्टिकोण पढ़ाई के प्रति यथार्थवादी था। लेखक का पढ़ाई के प्रति रवैया जो था बिल्कुल वास्तविक था, मतलब यथार्थवादी था। उसे मालूम था कि खेती से गुजारा नहीं होने वाला। पढ़ने से पहले मतलब वो सोचता था कि इस खेती से तो गुजारा नहीं होने वाला है। पढ़ने से कोई ना कोई, यदि वो पढ़ेगा तो कोई ना कोई उसे नौकरी अवश्य मिल जाएगी और हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। ये सुबह सोचता भी है और ये सोचता है कि 4 पैसे हाथ में भी आ जाएंगे। दत्ताजी राय का रवैया भी सही है। उन्होंने लेखक के जो पिताजी हैं उनको धमकाया तथा लेखक को पाठशाला भिजवाया। यहाँ तक कि खुद खर्चा उठाने तक की धमकी दे दी। लेखक के पिता को भी इसके विपरीत
लेखक के पिता का रवैया भी एकदम अनुचित था। देखिए, दत्ता जी पहले क्या है, लेखक का रवैया सही था, लेखक का रवैया सही था, लेखक का दृष्टिकोण पढ़ाई के बारे में यथार्थवादी था। उसे मालूम था कि खेती से गुजारा नहीं होने वाला है, इसलिए पढ़ाई के साथ में पढ़ेगा तो कोई ना कोई नौकरी अवश्य कर लेगा, इससे कि हमारे घर की गरीबी दूर हो जाएगी। और सोचता भी है कि 4 पैसे हाथ में आ जाएंगे, 4 पैसे हाथ में आ जाएंगे। तो ये लेखक है। अब दत्ता जी राव का रवैया भी सही है। उसमें लेखक के पिता को, उसने, दत्ता जी राव कौन है, दत्ता जी राव के पास जाता है, उन्होंने लेखक है जो, उसके पिता को धमकाया तथा लेखक को पाठशाला भिजवाया और यहाँ तक कि उसका खर्चा उठाने तक की धमकी दे जाए। लेखक के पिता को भी इसके विपरीत लेखक के पिता का रवैया एकदम अनुचित था। लेखक के पिता को दी इसके विपरीत लेखक के पिता का रवैया एकदम अनुचित भी था। उसकी बैरिस्टर नहीं हो, वो कहता था कोई पढ़ कर के कोई बैरिस्टर नहीं होने वाला है तुम, एकदम प्रतिगामी ये था। वह खेती के काम को ज़्यादा अच्छा समझता था तथा स्वयं अय्याशी करने के लिए बच्चों को खेती में थोपना चाहता था। वो चाहता था कि बच्चे जाएं, खेतों में काम करें, धान रुपाई करें, पानी डालें, सब कुछ करें, और वो खुद क्या करें, वो खुद खेत बाहर जा करके अय्याशी करें, वो बाहर जा करके अय्याशी का काम करें, ठीक है, बाहर जा करके अय्याशी करें, ये चाहता था। तो दत्ता जी राव से पिता पर दबाव डलवाने के लिए लेखक और उसकी माँ को एक बार झूठ का सहारा लेना पड़ा। यदि झूठ का सहारा ना लेना पड़ता तो आगे का घटनाक्रम क्या होता? यदि वो झूठ का सहारा ना लेते तो लेखक क्या होता? तो लेखक अनपढ़ ही रह जाता, पढ़ ही नहीं पाता, और यह जीवन भर, और वह क्या बना रहता? जीवन भर कोल्हू का बैल ही बना रहता। खेतों में कोल्हू चलाया जाता है जिससे कि खेत जोतते हैं। तो कोल्हू का बैल होना मतलब होता है सारा दिन पिसे रहना, मतलब सारा दिन भर काम ही करते रहना। तो कहते हैं यदि उसने झूठ का सहारा ना लेता तो वह अनपढ़ ही बना रहता और वह जीवन भर कोल्हू के बैल की तरह खेतों में कार्य करता रहता और खेती करने के सिवाय उसका और कोई चारा ना होता। क्यों? क्योंकि वो अनपढ़ था। जब अनपढ़ है, कुछ कर ही नहीं पाएगा, तो उसको सारा दिन खेतों में ही काम करना पड़ेगा ना, खेत रुपाई करनी पड़ेगी, जानवर चराने पड़ेंगे, यही काम करता। और यदि वो आज पढ़ लिख गया है तो कम से कम कहीं ना कहीं उसे नौकरी मिल जाएगी और जिससे घर की गरीबी दूर हो जाती है। तो कहते हैं, तो मतलब कि और कोई काम नहीं रहता, वह दिन भर काम करता और शाम को घर लौट आता। उसके पिता का अय्याशी करना लेखक के सारे सपने गुजराते। मतलब लेखक का जो पिता था, लेखक जो है ये सब देखता कि मेरे पिताजी जो है अय्याशी करते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, कोई काम नहीं करते हैं। तो जब वो ये सोचता था तो वो उस लेखक के सारे सपने जो उसने संजोए थे वो ऐसा प्रतीत होता कि धाराशायी होकर के गिर पड़े, है ना, धाराशायी होकर के गिर पड़े हैं और बिना झूठ का सहारा लिए उसकी प्रतिभा कभी न चमक पाती। यदि वो माँ और बेटा दोनों दत्ताजी राव के पास ना जाते और उनको ना समझाते और दत्ताजी राव लेखक को ना बुलाते तो क्या होता? तो ये जो लेखक है वो क्या हो जाता? वो लेखक जो था वो मतलब अनपढ़ ही रह जाता। केवल एक झूठ ने लेखक के जीवन की दिशा ही बदल दी। मतलब एक झूठ बोलने के कारण मतलब उसने लेखक की दिशा ही बदल दी, है ना? क्या यही से तो उसने क्या किया? उसने लेखक की जीवन की दिशा ही बदल दी। ठीक है, अब देखिएगा ये जो क्वेश्चंस लिखे हुए थे वो तो मैंने आपको दिए करवा। अब देखिए इसमें देखिए कैसे क्वेश्चन आते हैं। कहते हैं 1.5 साल से घर बैठा लेखक पुनः पाठशाला कैसे पहुंचा। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है
कि 1.5 साल से बैठा हुआ घर में बैठा हुआ लेखक पुनः पाठशाला कैसे पहुंचा। ये आपको भी पता होना चाहिए कि लेखक पिछले वर्ष 5वीं क्लास में आया था, किंतु उसके दादा ने उसे पाठशाला से हटा दिया। इस सत्र में भी जनवरी आ गया है, किंतु वह स्कूल नहीं जा पा रहा। उसे विश्वास है कि यदि मैं अब भी पाठशाला चला गया तो मैं कक्षा 5 में पास हो ही जाऊंगा। वह दादा से अपनी इच्छा नहीं कह सकता, अतः माँ से पढ़ने और भेजने की बात, लेखक जो है माँ से पढ़ने लिखने की बात करता है। माँ की असमर्थता देख करके वह दत्ताजी राव के पास जाकर के उनको अपनी सहायता का एक सुझाव देता है। माँ बेटे दत्ताजी राव के यहाँ जाते हैं और उनका आश्वासन मिल जाने के बाद दत्ताजी राव के सामने जाते हैं, नहीं, सुझाव देता है, दत्ताजी राव के यहाँ जाते हैं और उनका आश्वासन मिल जाने के बाद वह सुझाव देता है कि हम दोनों के यहाँ आने की बात दादा को ना बताई जाए। और ये दत्ताजी राव के सामने अभी पढ़ने की में दादा पाठशाला भेजने की अपनी शर्तों पर जाकर के तैयार हो जाते हैं। कहते हैं कि वो जो दत्ताजी राव के पास वो लेखक जाता है, लेखक और लेखक उसकी माँ जाते हैं, वो अपनी समस्या बताते हैं और वो दत्ताजी राव जो उसे पढ़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं और क्या करते हैं, और उनको जाते जाते ये मतलब बता देते हैं कि आप जो हैं शर्त मतलब क्या कहते हैं, दत्ताजी राव के सामने आगे पढ़ने की इच्छा को वो अपनी इच्छा को व्यक्त करता है और अपने लगे हुए आरोप जो उसके ऊपर लगे हुए हैं उनका वह सटीक उत्तर बता देता है। जब दत्ताजी राव की दबाव से दादा मुझे पाठशाला पर जाने के लिए शर्तों पर भी तैयार होते हैं तो उनकी शर्तों को भी वो स्वीकार कर लेता है। प्रायः 11 बजे तक खेतों पर काम करने के बाद 11 बजे तक खेतों पर काम करने के बाद वह पाठशाला जाता है। शाम को पाठशाला से लौट करके फिर पशु चराता है। इन सब स्थितियों से गुजरने के बाद ही लेखक जो था पुनः पाठशाला जा सका। मतलब कहते हैं खेतों में पानी लगाता है ना, और खेतों में पानी लगाता है, जानवरों को चराने जाता है। तो ये जो उसके पिता ने जो उसको सारे काम बताए थे वो करता जाता है। तो वह उन पिताजी के द्वारा की गई शर्तों के आधार पर वह स्कूल चला जाता है, पाठशाला चला जाता है। ठीक, देखिए पाठशाला पहुंच करके लेखक को किन परेशानियों का सामना करना पड़ा। जो लेखक जो था जब स्कूल पहुंचा तो कक्षा में गली के 2 लड़कों के अतिरिक्त सब अपरिचित बच्चे बैठे हुए थे, क्योंकि उसके साथ के जो बच्चे थे वो तो अगली क्लास में पहुंच गए थे और ये पीछे रह गया था। तो क्या करते हैं कि लेखक जो था जिन्हें अपने से बुद्धिहीन समझता था उन्हीं के साथ बैठने को बाध्य था। जो मतलब बुद्धिहीन है, मूर्ख व्यक्ति होते हैं, जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं, तो वो उन्हीं के साथ बैठने को बाध्य था, मतलब विवश था बेचारा, क्या करे। उसके कपड़े भी कक्षा के लायक नहीं थे। लट्ठे के थैले में पिछली कक्षा की किताब कॉपियाँ थी। पोशाक भी अजनबी कैसी थी, जो घर में पहना होता था वही पहन के चला जाता था। तो अजनबी जैसी थी, वह सिर पर गमछा बांध लेता था और लाल माटी के रंग की मटमैली धोती पहने रहता था। इसे देखकर कक्षा के शरारती लड़के ने खिल्ली उड़ाई। उसने लेखक का गमछा छीन लिया और मास्टर की मेज पर जाकर के रख दिया। छुट्टी के मध्य में 2 बार उस धोती की लांग खींचने की कोशिश की। बेंच के एक सिरे पर लेखक बाहरी अपरिचित जैसा बैठा हुआ था। जैसे कोई अपरिचित व्यक्ति आता है वो बेचारा सुगड़ा सा संकोच करता है, वैसे वो जाकर के वहाँ पर जाकर के बैठा था, क्लास में जाकर के बैठा था। तो एक घर लौटते समय लेखक चिंतित था कि वो लड़के मेरी खिल्ली उड़ाते हैं, गमछा खींचते हैं, धोती खींचते हैं, लोग इस तरह कैसे निभा होगा। तो सोचा पाठशाला ना जाओ, खेत ही अच्छा है। किंतु सवेरे उठते ही फिर उमंग से भर करके पाठशाला चला गया। 8 दिन माँ की खुशामद की, तब तक नई टोपी, 2 नाड़ी वालियाँ मखमैली कलर की जो टोपियाँ होती हैं, तो मैल खाऊंगी होती है, जो मतलब
शरीर की होती हैं लेकिन वो मैल खाऊ होती है। मैल खाऊ मतलब होता है ऐसे कलर की होती है जिसमें कि मैल जो है दिखाई ही नहीं देता है, मैल दिखाई नहीं देता है, उसे कहते हैं मैल खाऊ। तो मैल खाऊ रंग की चड्डियाँ भी मंगवा दी। वह स्कूल की ड्रेस थी। मैं मंत्री नामक कक्षा अध्यापक के आलोक आतंक के कारण शरारती लड़कों से उसका पिंड छूट गया। मतलब सर ने आकर के उसको आगे आगे सीट लगवा करके उसको आगे बढ़ा दिया, अब एकदम अकेला, नितांत अकेला। तो उसका तो कहते हैं मंत्री नामक कक्षा अध्यापक के आतंक के कारण शरारती लड़कों से उसका पिंड छूट गया। ठीक, ओके बेटा, अब नेक्स्ट डे।